एक बेटी के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ जो आक्रोश दिखाई दे रहा है वो बिना इंसाफ हासिल किए शांत नहीं होने वाला है। ऐसा कौन सा शहर है जहां कोलकाता की बेटी के साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ आंदोलन नहीं हो रहा? एक बेटी के इंसाफ के लिए लाखों बेटियां सड़कों पर उतर आई हैं। सत्ता और प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रही हैं। जो जिम्मेदार हैं उनसे इस्तीफे की मांग कर रही हैं। ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। पहले तो ममता बनर्जी इस्तीफा दे। एक औरत की सरकार में होते हुए हमारी औरतों के साथ ये सब हो रहा है, ये बहुत शर्मनाक है। हमारी लड़कियां जो पढ़ने जाती है, माँ बाप विश्वास करके पढ़ने भेजते हैं और उनके साथ ये हो रहा है, तो इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू हैपन। सो वी वांट जस्टिस। पहले तो वो इस्तीफा दे, फिर लड़कियों के सिक्योरिटी पे काम करे और औरतों को हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। कितनी बार बोलेंगे, इतनी दुर्घटनाएं वेस्ट बंगाल में हम आज से नहीं 6 महीने पहले से दे रहे हैं। संदेश खाली हो गया। इलेक्शन के बाद में जो पोल के साथ में महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है और इसके बाद में इतना हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ है। ममता बनर्जी खुद शह दे रही है उन सारे दोषियों को और वो खुद चाहती है कि महिलाओं के साथ में ऐसी बदतमीजी। जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को खो दिया वो माँ बाप पहली बार मीडिया के कैमरों के सामने आए। संवैधानिक मर्यादाओं की वजह से हमने परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर तकनीकी आवरण लगाया है, लेकिन इस पिता को सुनिए जो अपनी बेटी को तो खो चुका, लेकिन वो इस देश की हर बेटी के लिए फिक्रमंद है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, क्या आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन था? पहले तो नहीं था, बाद में किया है। वही झूठ नहीं बोलेंगे, बाद में कोऑपरेट किए हैं। सर थोड़ा सा बेटी के बारे में बताइए कि कितना मेहनत किया, क्या इसमें एडमिशन लेने के लिए? आप तो समझते हैं, आप जहाँ आया है कितना मेहनत से आया है, उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है इसमें इतना दूर आने के लिए। आप अपने बारे में सोच के समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं। देखिए, हमको एक बात बोले, इतना बात लड़की के बारे में बोलने से हमको बहुत दुख हो रहा है। बांग्लादेश में भी आज आपके बेटी के लिए पाकिस्तान, हाँ, बांग्लादेश में भी हमारा एक दोस्त है फेसबुक में, उन्होंने भी बहुत वीडियो हमको पठा दिया। कहे दादा हम लोग आपका पास है, साथ है, अब चिंता मत करिए। क्योंकि सारे वर्ल्ड का जो बाहर में जो भी हुआ है, हमारा जो दोस्त कोई दोस्त है उसमें सब, हम तो बोला है सब मेरा लड़का लड़की का सामान है। जो आदमी इसको प्रोटेस्ट कर रहा है हम सब उसके साथ है। सर निर्भया के बाद कभी इतने लोग किसी एक के लिए एक साथ नहीं खड़े हुए थे, तो आदमी खड़ा हुआ है, लेकिन जस्टिस मिलना चाहिए फिर में मुझके। आप क्या जस्टिस चाहते हैं? जो आदमी जो किया है ये सब काम तो किसी न किसी ने किया है ना। मेरा लड़की तो अपने आप गुजार नहीं किया ना, उसका कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जो आदमी इसका अंदर गलत काम कर रहा है, हम चाहते हैं और अगले में गलत काम ना करे। जिस जघन्यता के साथ एक बेटी ने क्रूरता झेली और मौत के घाट उतारी गई, उसके लिए किसी के पास शब्द नहीं। लेकिन शर्मनाक और हैरानी भरा यह है कि इतने क्रूर अपराधियों को बचाने के लिए सियासत हो रही है, साजिशें हो रही हैं। अस्पताल में जिन दंगाइयों ने 14 और 15 तारीख की दरमियानी रात हमला किया, इमरजेंसी रूम में तोड़फोड़ की, उनका मकसद अब सामने आ चुका है। कोलकाता के जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज की 4थी मंजिल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया के साथ गैंगरेप हुआ, उस सेमिनार हॉल में घुसकर ये भीड़ सबूतों को मिटाना चाहती थी। ये देखिए, एक वीडियो सामने आया है जहां दंगाई बंगला भाषा में कह रहे हैं, चोल चोल सेमिनार हॉल ए चोल। हिंदी में इसका मतलब होता है चलो सेमिनार हॉल में चलो। यानी इस भीड़ का मकसद और मंशा साफ है कि वो सेमिनार हॉल में गुनाह के सबूत मिटाना चाहते थे। लेकिन इस पूरे मामले में ममता बनर्जी सरकार और बंगाल पुलिस ने जैसी भूमिका अब तक निभाई वो संदिग्ध है। इतनी बड़ी भीड़ किसकी थी,
इस भीड़ का रिमोट किसके पास था? कौन थे ये लोग जो नहीं चाहते थे कि सच सामने आए? बीजेपी इस मामले में सीधे तौर पर ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रिंसिपल घोष को आरजीकर से हटाकर नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने के पीछे किसे बचाना था? इस पूरे मामले में बंगाल पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कि आप अपना ट्वीट हटाइए, आप अपना पोस्ट हटाइए, वरना आधी रात को हम आपके पास आ जाएंगे और आपको पकड़कर ले जाएंगे। और कुछ एक आध पत्रकारों को अपना एक्स का हैंडल, ट्विटर का हैंडल डिलीट करना पड़ा है। यह होती है फैसिज्म। राहुल गांधी पता नहीं कहां है, वैसे वो फैसिज्म, डिक्टेटरशिप, इनका पूरा अलायंस ही जो बना है, डाउन विथ फैसिज्म, डाउन विथ डिक्टेटरशिप, संविधान बचाओ के नाम पर बना है। यह होता है कि एक आम नागरिक अगर इस बेटी के बारे में सोशल मीडिया पर बोले तो उसे तुरंत कोलकाता पुलिस नोटिस थमाती है कि या तो ट्वीट और एक्स का पोस्ट डिलीट करो या तो आपको हम जेल भेज देंगे। अब पूर्व सांसद बन चुके हैं और जो उनके मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता है शांतनु सेन ने संदीप घोष, जो ये प्रिंसिपल है जिसके प्रति तृणमूल कांग्रेस इतनी उदार थी कि 4 घंटे में उसे आरजी मेडिकल कॉलेज से हटाकर नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, मतलब और भी बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। हालांकि उसका रोल कितना संदिग्ध था कि सीबीआई ने उसे जांच के लिए बुलाया है और आज भी संभवतः बुलाया है जांच के लिए और सवाल जवाब करने के लिए, परंतु यह तो चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर था बंगाल सरकार का। 4 घंटे में उसको पोस्टिंग मिल गई। तो ऐसे संदीप घोष पर शांतनु सेन ने बोला है कि इसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, पता नहीं इसको क्यों बनाकर रखा था। तो अगले 1 घंटे के भीतर शांतनु सेन को अनसेरिमोनियसली सैक कर दिया प्रवक्ता पद से। उनके साथ सड़कों पर था कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए, रिक्लेम द नाइट और रिक्लेम द स्पेसेस होना चाहिए। तो उस समय पर सुनियोजित ढंग से स्टेट स्पॉन्सर्ड 5 से 7 हजार गुंडों को भेजकर इस पूरे पीसफुल मूवमेंट को किस प्रकार से हमला करके आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुसकर वहां पर तोड़फोड़ करने का काम किया गया ताकि एविडेंस को मिटाया जा सके। जिस सूबे में यह कांड हुआ उसके मुखिया सड़कों पर है। सवाल है ममता बनर्जी क्या दिखाना चाहती हैं? वो इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी से बचना चाहती हैं या किसी को बचाना चाहती हैं, या इस पूरे खेल को सियासी बनाकर कोई खेल खेलना चाहती हैं? लेकिन इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होने में वक्त नहीं लगेगा। सच सामने आएगा। सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या मामले में सीबीआई की तफ्तीश में जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आरोपी संजय राय गुरुवार रात करीब 11 बजे हॉस्पिटल आता है। अस्पताल पहुंचने के बाद करीब 30 मिनट वो अस्पताल में ही रुकता है। 30 मिनट में आरोपी संजय राय की मूवमेंट अस्पताल में नजर आती है। इसके बाद वो दोबारा देर रात 3:45 से 3:50 के बीच अस्पताल आता है। किसी मकसद से वो सेमिनार हॉल के अंदर जाता हुआ भी नजर आता है, जिसमें करीब 35 मिनट बाद वो सेमिनार हॉल से बाहर निकल आता है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने आखिरी बार खाना रात 12 बजे खाया था। उसने खाना ऑनलाइन ऐप के जरिए ऑर्डर किया था। कोलकाता पुलिस ने इस डिलीवरी बॉय के बयान भी दर्ज किए हैं। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने निकलकर आया है कि उसने अपनी मौत से 3.5 से 4 घंटे पहले खाना खाया था। सीबीआई ने उन 4 डॉक्टर के बयान भी दर्ज किए हैं जिन्होंने मृतका के साथ ऑनलाइन ऐप के जरिए खाना मंगाया था और रात में साथ में खाया भी था। सीबीआई इस मामले में कई लोगों के बयान दर्ज कर रही है। इसके साथ ही सीबीआई संजय राय के मोबाइल फोन की डिटेल्स भी खंगाल रही है। साथ ही उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके उस रात उसकी मूवमेंट को एनालाइज कर रही है। खबर है कि इस मामले में सीबीआई के रडार पर तकरीबन 30 सस्पेक्ट हैं। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों को एक डायरी सौंपी है। सूत्रों की माने मृतका के पास से इस डायरी को कोलकाता पुलिस ने बरामद किया है। इस डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए हैं, कुछ बुरी तरीके से चिथड़े उड़े हुए हैं। कोलकाता पुलिस ने इन फटे हुए पन्नों को सीबीआई अधिकारियों को सौंप दिया है। हालांकि डॉक्टर्स के पास अमूमन एक ऐसी डायरी होती है जिसमें दवाइयों के नाम लिखते हैं या अपने नोट लिखते हैं, लेकिन इस डायरी के पन्नों को जिस तरीके से फाड़ा गया है उसमें शक गहरा रहा है कि कहीं इस डायरी में कुछ लिखा तो नहीं था।
सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को भी गिरफ्त में लिया है और लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल से जो सवाल किए हैं उसमें पहला सवाल था कि आपको कब प्रिंसिपल बनाया गया, इससे पहले आपकी पोस्टिंग कहां कहां पर थी। सवाल नंबर 2 था कि ट्रेनी डॉक्टर से हुई घटना के बारे में आपको कब और कैसे पता चला। सवाल नंबर 3 था कि घटना की जानकारी देने वाले ने आपको क्या क्या बताया, उसके बाद आपने क्या क्या किया। सवाल नंबर 4 था आपको किसने बताया कि यह सुसाइड का केस है। सवाल नंबर 5 था कि परिवार को गलत जानकारियां किसके कहने पर दी गई। सवाल नंबर 6 था कि बॉडी देखने के बाद कोई भी डॉक्टर इसे सुसाइड कैसे बोल सकता है। सवाल नंबर 7 था कि आरोपी कब से यहां काम कर रहा था और हत्या में उसकी भूमिका के बारे में आपको पुलिस ने क्या बताया। ऐसे ही सीबीआई ने तमाम सवाल पूछे। इसके अलावा भी कई सवाल पूछे गए। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत की टीम आरोपी संजय राय के घर भी पहुंची। आरोपी जिस इलाके में रहता है वहां महज एक एक कमरे के सबके घर हैं। आरोपी की मां और बहन ने इस पूरी वारदात पर क्या कहा, ये सुनिए। एक माँ के तौर पे कैसा लगता है जब आपके बेटे पे आरोप लगा है कि उसने एक बच्ची के एक लड़की का रेप करके उसकी हत्या कर दी है, अब उसने अपना गुनाह भी वहाँ पे कबूला है। कैसा लगता है एक माँ के तौर पे कि एक माँ का बेटा इस तरीके का जघन्य अपराध कर रहा है? बेटा एक बहू चला गया, दूसरा बेटा के लेके झूम रहे, कैसे चल रहा वो हम ही जानते। अब बेटा तुम लोग जानो, हम क्या बोलेंगे, हमको तो कुछ बोलना नहीं है। आपको झटका लगा ये जानकर कि जब आपके बेटे पे आरोप लगा है? भूख प्यास चला गया, कोई थोड़ा चाय पीती है, वो भी कोई संग में कोई के लेके तब एक कप चाय पीती है। आप संजय की बहन है? हाँ। क्या पता लगा आपको कि आपके भाई ने ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया है? हाँ, वो शनिवार को मुझे पता चला सुबह में। कैसा लगता है कि बहन को कि उसके भाई ने एक बच्ची का बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी, एक बहन के नाते कैसे देख रहे हैं इस चीज को? बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए ऐसे। कि हम तो पहला बात सोच ही नहीं पा रहे कि मेरे भाई इस तरह का कुछ काम किया है, मगर जो टीवी में देख रहे हैं कैसे किया, क्यों किया, हम लोग के मन में भी 1000 सवाल है, क्यों किया ऐसे। वो जॉब कर रहा था, ठीक है, वो तो अननोन एक डॉक्टर थी, वो बहुत गलत काम किया। हम लोग खुद दुखी हैं, खुद परेशान हैं। आस पड़ोस के लोगों से बातचीत में सामने आया संजय शराब का आदी था और उसका व्यवहार भी सामाजिक नहीं था। खुद को पुलिस बताकर वो लोगों में रौब भी झाड़ता था। लेकिन इस बर्बर कांड में उसकी भूमिका कितनी थी और उसके पीछे कितनों का हाथ था, ये सामने आना अभी बाकी है। इस वारदात को लेकर जिस तरह से ममता सरकार और ममता की पुलिस ने कार्रवाई की है, उसने इस शक को पुख्ता कर दिया है कि इस घिनौनी वारदात के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा चेहरे छिपे हुए हैं और ये चेहरे वही हैं जिन्हें बचाने के लिए इतनी साजिशें रची जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो इस बुलेटिन में